हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी का सेशन चालू करने वाले हैं। पॉलिटी, इसमें टोटल 12 भाग होते हैं। इसमें एक है भाग 1, संवैधानिक ढांचा। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य और नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान का मूल संरचना, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान। भाग 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसद, संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। भाग 4 में राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 5 में है स्थानीय सरकार, पंचायती राज, नगर निगम। भाग 6 में है केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र। केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 7 में संवैधानिक निकाय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, भाषीय अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, भारत का नियंत्रण और महानिरीक्षण, भारत के महान्यायवादी, राज्य सरकार का महाअधिवक्ता। भाग 8 में है गैर संवैधानिक निकाय, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल एवं लोकायुक्त। भाग 9 में है अन्य संवैधानिक आयाम, सहकारी समितियां, राज्य भाषा, लोक सेवाएं, अधिकरण, राज्य सरकार के लिए अधिकार और तथा दायित्व। हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ, विशिष्ट वर्गों में संबंधित विषय प्रावधान। भाग 10 में है राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक दल, निर्वाचन, मतदान व्यवहार, चुनाव कानून, चुनाव सुधार, दल परिवर्तन कानून, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति। भाग 11 में है संविधान की कार्यप्रणाली और भाग 12 में होगा निर्णय और एक होगा संविधान, तुलनात्मक संविधान। सेवंथ एडिशन के अनुसार तो चलो आज हम देखते हैं संवैधानिक ढांचे में क्या क्या आएगा। भाग 1 में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ और इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन और संविधान की मूल संरचना। चलो आज हम चैप्टर 1 चालू करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत में ब्रिटिश 1600 ई में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी इसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे। पहले ये सिर्फ व्यापार करने के लिए ही आए थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ कार्यों तक ही सीमित थे, उन्होंने
सन 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व पर दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। मतलब यहाँ पर उन्होंने हमला करके यहाँ पर कब्जा कर लिया ताकि उनका राजस्व और दीवानी न्याय अधिकार प्राप्त कर सके। इसके तहत भारत में क्षेत्रीय शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम ब्रिटिश ताज ने भारत में शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रही। मतलब 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश राज्य रहा। 1857 और 58 की क्रांति में सिपाही विद्रोह जो विद्रोह हुआ था उसमें लंदन की महारानी ने यह पूरा ब्रिटिश राज्य अपने हाथ में ले लिया था। भारत के शासन पर स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में M.N. रॉय भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रवक्ता के लिए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1956 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान का अस्तित्व आया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, मतलब लागू किया गया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन के ग्रहण की गई, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा और इन घटनाओं को क्रमवार ब्यौरा निम्नानुसार है। हम देखते हैं ब्रिटिश शासन ने भारत सरकार और प्रशासन में रूपरेखा किस तरह से निर्मित की गई है। सबसे पहले आएगा कंपनी का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा था। चलो पहले रेगुलर एक्ट लगाया गया था। 1773 का रेगुलर एक्ट समझ लेते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की कार्यों को और भारत को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। और दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और कार्यों के लिए मान्यता मिली भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा। और तीसरा है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसमें भारत पर ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसकी विशेषता क्या थी, चलो ये समझ लेते हैं। इसकी विशेषता समझ लेते हैं। यह अधिनियम बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर का जनरल पद दिया गया था। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। उल्लेखनीय है कि ऐसे गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास व बम्बई के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, मतलब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के अधीन हो गए इन दोनों के गवर्नर।
अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। इसके कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार और रिश्वत लेना बंद कर दिया। भारतीय लोगों से, कंपनी के जो कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत का कोर्ट ऑफ डायरेक्ट कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसे राजस्व, नागरिकता और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्शन कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। और दूसरा, इससे भारत में राजस्व, नागरिकता और सैन्य बलों की जानकारी ब्रिटिश को देना आवश्यक कर दिया गया। अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलर एक्ट 1774 की कमियों को दूर करने के लिए, मतलब इस एक्ट को 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया गया, और जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स एक्ट 1774 में अस्तित्व में आया। इसकी विशेषता, इस अधिनियम की विशेषता समझ लेते हैं। इससे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया। मतलब राजनीतिक और बिजनेस को थोड़ा अलग अलग किया गया, मतलब साथ में नहीं दिया गया। इसमें निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों में के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्योंकि इसमें मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधिक अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों में के लिए थोड़ा प्रबंधन के लिए, मतलब थोड़ा सा राजनीतिक मामलों को सेटलमेंट या फिर मैनेज करने के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। और तीसरा है, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि यह ब्रिटिश नियंत्रण भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों को अधीक्षण और नियंत्रण करें, मतलब मैनेज करें और कंट्रोल करें। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा, मतलब इस कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब तीसरा एक्ट समझ लेते हैं। यह है 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत ने केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी। इस प्रकार यह अधिनियम पहली बार एक जैसी सरकार का निर्माण किया, जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर थे। और जो इसमें जो बंगाल का गवर्नर था, ये लॉर्ड वॉरेन होस्टिंग था। ये बंगाल का, भारत का नहीं था। भारत का सबसे पहला वो लॉर्ड वॉरेन बेंटिक
ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसे दूसरा है, इसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। मतलब जो ब्रिटिश जो भारत का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेटिक, इसको असीमित अधिकार प्रदान किए गए ब्रिटिश भारत में। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत अपने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। चलो, इस कानून को नियामक कानून और कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट को अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुरू करने का प्रयास था। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्शन ने विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। मतलब 1833 में भारतीयों के लिए ब्रिटिश जो सिविल सेवक होते थे उस ब्रिटिश राज्य में, भारत के ब्रिटिश राज्य में, इसमें पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से अलग नहीं किया गया। पहले भारतीय नहीं शामिल हो सकते थे। चलो, ये हम पार्ट 2 में समझेंगे। अभी इतना आपको मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ। अभी इसका स्टॉप करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद पार्ट 2 बनाएंगे, इसमें इस चार्टर अधिनियम को समझेंगे।